हेनरी फेयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, ये 10 में से 8 पेपर में आता है। वर्ल्ड के 10,000 बुक्स ऑन मैनेजमेंट होंगे, सब बुक्स में ये 14 प्रिंसिपल्स आएंगे। अब ये 14 प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने कम से कम आधा से 1 घंटा लगेगा। मैं 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। एक स्टोरी मैंने बनाया है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। मैं स्टार्टिंग में ही स्टोरी बताऊंगा और फिर एक एक पॉइंट्स विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने के बाद। तो ये जो 14 पॉइंट्स है, उसमें जो पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मैं चाहता हूं आप सोचो, एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 2 रूम्स है, ठीक है। 2 रूम्स मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को बांटा गया है। एक है प्रिंसिपल का, एक है वाइस प्रिंसिपल का, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला है, ठीक है। सो क्या सोचेंगे, 2 रूम है, दोनों रूम के बीच में एक कांच है। एक कैबिन किसका है, प्रिंसिपल का। दूसरा कैबिन किसका है, वाइस प्रिंसिपल का। अच्छा, ऑथोरिटी किसके पास है, प्रिंसिपल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, वाइस प्रिंसिपल। दोनों जो रूम्स के बीच में जो कांच है, उधर एक कागज चिपकाया गया है, उस कागज पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, 2 रूम्स है, 2 कैबिन है, एक प्रिंसिपल का, एक वाइस प्रिंसिपल का। तो क्या किया आपने, डिवीजन ऑफ वर्क किया, काम का बंटवारा। ऑथोरिटी किसके पास है, प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल कौन है, रिस्पॉन्सिबल। दोनों कैबिन के बीच में एक कांच है, उसमें क्या चिपकाया हुआ है, कागज, डिसिप्लिन। अच्छा, जो प्रिंसिपल है वो कॉमर्स देखता है, वाइस प्रिंसिपल साइंस देखता है, ऐसा सोचो। अभी प्रिंसिपल के कैबिन में एक सबऑर्डिनेट, पॉइंट नंबर 6 को आप पॉइंट नंबर 4 भी कर सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। एक सबऑर्डिनेट, एक जूनियर आती है, वो फिजिक्स की टीचर रहती है, वो प्रिंसिपल के कैबिन में आकर बोलती है कि आज का कमांड क्या है। तो प्रिंसिपल उसको डायरेक्शन देते हैं, वाइस प्रिंसिपल के पास जा। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, 2 कैबिन है, काम का बंटवारा किया है। प्रिंसिपल क्या देखता है, कॉमर्स। वाइस प्रिंसिपल क्या देखता है, साइंस। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी किसके पास है, प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब प्रिंसिपल क्या देखता है, कॉमर्स। वाइस प्रिंसिपल कौन देखता है, साइंस देखता है। ऑथोरिटी प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल। कैबिन के बीच में एक कांच है, उसमें क्या चिपकाया हुआ है, डिसिप्लिन। अच्छा, एक सबऑर्डिनेट आती है, फिजिक्स की टीचर, प्रिंसिपल के पास, बोलती है आज का कमांड क्या है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन देता है, कौन से कैबिन में, तू वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा जहां पे साइंस दिया हुआ है। नाउ अभी दूसरी एक सबऑर्डिनेट आती है, बोलती है कि मेरा रेम्यूनरेशन का क्या, वो उसका 8-10 हजार पगार होगा, तो बोलती है मेरे को पगार चाहिए, रेम्यूनरेशन। तो प्रिंसिपल बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक लेके जा। जाते समय चेन लगा के जा। वो जाती है और उतने में प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं कि हर एक स्टूडेंट ने एक इक्विटी शेयर खरीदना चाहिए। अब वाइस प्रिंसिपल का कॉलेज में टेन्योर खत्म होता है, वो इनिशिएटिव लेते हैं दूसरे कॉलेज में जॉब ज्वाइन करने के लिए, और लास्ट में प्रिंसिपल को एस्पिरेट की घड़ी गिफ्ट करके जाते हैं। सो एक क्विक रिविजन, पॉइंट नंबर 1, एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है, काम को बंटवारा कर दिया। प्रिंसिपल के पास क्या है, ऑथोरिटी। वाइस प्रिंसिपल के पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के कैबिन के बीच में एक कांच है, उसमें कागज चिपकाया हुआ है, डिसिप्लिन। फिर एक ऐसा सोचो, एक सबऑर्डिनेट आती है और क्या बोलती है, आज का काम क्या है। फिजिक्स का जो कॉमर्स के प्रिंसिपल के पास आती है, तो वो बोलती है आज का कमांड मेरे पास मत, मैं तेरे को वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर दूसरी सबऑर्डिनेट आती है, बोलती है मेरा रेम्यूनरेशन का क्या। प्रिंसिपल उसको कौन से बैंक का चेक देते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में वो जाती है, उतने में वो जा रही रहती है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं तू चेन लगा के जा, स्केलर चेन। फिर एक ऑर्डर निकालते हैं, क्या, हर एक स्टूडेंट ने एक इक्विटी शेयर खरीदना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल का टेन्योर काम का खत्म होता है, वो इनिशिएटिव लेते हैं दूसरे कॉलेज में जाने का, जॉब छोड़ने से पहले एस्पिरेट की घड़ी लेके जाते हैं। समझ में आया। अब शुरू करते हैं, ये हेनरी फेयोल का 14 प्रिंसिपल। अभी एक प्रिंसिपल है
जो कि FW टेलर का दिया हुआ है, फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर, वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये पूरे कंपनी एज अ होल का है। तो हेनरी फेयल एक फ्रेंच में माइनिंग इंजीनियर थे, आगे चलकर वो कंपनी के हेड बने, फिर उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, और उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। वो बुक 1949 में इंग्लिश में कन्वर्ट हुई, ओरिजिनली उन्होंने फ्रेंच में लिखी थी, फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट हुई। उस बुक में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और बोला था कि ये प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वाइड वैलिड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये प्रिंसिपल क्या था? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने क्या बोला था कि वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, और हर एक काम को, जैसे तुम्हारे कॉलेज ले लो, हर एक सब्जेक्ट की टीचर अलग, लाइब्रेरी का स्टाफ अलग, एडमिन का स्टाफ अलग, वैसे कंपनी में प्रोडक्शन और परचेज और फाइनेंस और मार्केटिंग और HR और रिसर्च सब डिपार्टमेंट अलग। हर एक डिपार्टमेंट का हेड शुड बी द स्पेशलिस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सो काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, ये उसका पहला मानना था। इससे एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन आता है। आया समझ में? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या बोलना चाहता है हेनरी फेयल, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले अथॉरिटी क्या होता है? लेट अस टेक एग्जांपल। कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक प्रिंसिपल है, वो टीचर को काम देगा। ताकत किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। सो अथॉरिटी विल फ्लो डाउनवर्ड्स। ताकत का उपयोग वो टीचर को लेक्चर लेने के लिए ऑर्डर करेगा। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। सो डू यू अंडरस्टैंड कि अथॉरिटी एक लीगल ताकत है जो प्रिंसिपल को दी गई है काम करने के लिए। सो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, ताकत डाउनवर्ड जाता है और जवाबदारी ऊपर जाता है। जैसे पेरेंट्स का अथॉरिटी तुम पे है, तुम जवाबदार हो पेरेंट्स के प्रति। समझ में आया? सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एक राइट है टू टेक डिसीजन, लेकिन कंपनी में ताकत नहीं दिया तो फैसले कैसे लेंगे? सो लीगल ताकत दिया जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड ताकत दिया तो मिसयूज हो जाता है। जो फ्रॉड होते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रॉड, क्योंकि उसका मिसयूज हो जाता है। नाउ तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि डिसिप्लिन एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्प्लॉय को ओबे और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन का एक एग्जांपल ले लो। एक अभी आजकल के कंपनीज हेलमेट नहीं पहना तो गाड़ी को अंदर फैक्ट्री के अंदर लेके जाने को देता नहीं, तुम बाहर लगाओ, गेट के बाहर लगाओ, क्योंकि वो लोग बोलते तुम्हारा फैमिली है तो तुम हेलमेट पहन के अंदर लेके जा सकते हैं। फिर सिगरेट अलाउड नहीं रहता है, स्मोकिंग जोन अलग से क्रिएट करते हैं। तो डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया तो फाइन और पेनल्टीज, ठीक है। चौथा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इधर बहुत अच्छा दिया है। सपोजिटली एक टीम में 2 कैप्टन, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा बोलेगा बुमराह को डाल, हार्दिक पांड्या बोलेगा मैं खुद डालूंगा, गया, मुंबई इंडियंस आउट हो गया। अब सपोजिटली धोनी ले लो, कैप्टन अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन धोनी कैप्टन, एक बॉस, बाकी सबको पता है किसको रिपोर्ट करना है। इधर आधे प्लेयर रोहित शर्मा, नहीं 9 प्लेयर रोहित शर्मा, 1 प्लेयर हार्दिक पांड्या, ऐसा हो जाएगा। सो इफ एक कमांड सेंटर होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल बॉस रहा तो मैं किसको रिपोर्ट करूं? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड मींस यू मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। तुम फिर बोलोगे वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन तब कैप्टनशिप लेता है जब कैप्टन आउट ऑफ द फील्ड हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो टीम के जो 11 प्लेयर मैदान है, 10 प्लेयर एक ही कैप्टन को रिपोर्ट करेंगे, 2 कैप्टन नहीं होने चाहिए। सो एक टीम में एक हेड होना चाहिए। सो आई नो किसको रिपोर्ट करना है, 2 बॉस को रिपोर्ट करना है तो कंफ्यूजन होता है। सो देयर मस्ट बी वन बॉस टू होम यू हैव टू रिपोर्ट टू। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तुम 10 प्लान बना, प्लान बनाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट एक करो। क्योंकि तुम घर से जब इधर आते हो तो तुम्हारे पास 10 रास्ते हैं आने के लिए। तुम 10 रास्ते ट्राई करोगे तो लेट हो जाएगा। एक रास्ता तुम डिसाइड करो जो सबसे शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट और तुम्हारे हिसाब से बेस्ट है, वो रूट फॉलो करो। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस तुम प्लान बनाओ, एक ही काम के लिए मल्टीपल प्लान बनाओ, बट इंप्लीमेंट एक करो। तुम मल्टीपल प्लान को एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ले होंडा ले लो, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय जब जाता है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। होंडा बोलता है साल में हमको 50 लाख गाड़ियां बेचने हैं, एक एम्प्लॉय बोलता है मेरे को 100 गाड़ियां बेचने हैं, लेकिन कंपनी के हिसाब से 150 बेचा तो ही 50 लाख का टारगेट अचीव होगा सारे एम्प्लॉयज मिलकर। अब मिसमैच हो गया गोल्स।
तो कंपनी को काम करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को बुलाकर बोलना पड़ेगा तेरे गोल मैच कर विद द एम्प्लॉयमेंट या कंपनी के गोल्स, नहीं तो फिर वो कंपनी अलग दिशा में, तू अलग दिशा में चला जाएगा। एक दिशा में गोल्स रखो। हाँ, एम्प्लॉय बोलेगा 200 तो कंपनी बोलेगा ठीक है 50 लाख अचीवमेंट करने के लिए चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कहाँ था मैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अभी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क समझो। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन टॉप में लिया जाता है, बाकी लोग को फॉलो करना है। जैसे कि डायरेक्टर डिसीजन लेता है, बाकी लोग को क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है। अब तुम सोचो ना, हर फैसला पापा लेंगे तुम्हारे लिए, तो तुम जियोगे कब, तुमको भी फैसला लेने का अधिकार है। अच्छा, फैसला हर चीज डाउन द लाइन फॉलो किया जाए तो नहीं चल सकता। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल ले लो, हॉस्पिटल में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा जरूरी है क्योंकि डॉक्टर सर्जरी करता है, डॉक्टर को डिसाइड करना है इमरजेंसी में क्या करना है। कंपाउंडर को थोड़ी पूछेगा फाड़ू के नहीं उसका पेट, कंपाउंडर नहीं बोलेगा जान दे मर दे पेशेंट को। उधर डॉक्टर का एक्सपर्टीज उस समय काम में आता है, उधर सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। कंपनी में जियो का डिसाइड कौन करेगा, अंबानी, इंप्लीमेंट कौन करेगा, डाउन द लाइन पीपल, उसके फैसले डाउन द लाइन लेने पड़ेंगे। सो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कंपनी में, दोनों होना चाहिए। बड़े फैसले सेंट्रलाइजेशन, छोटे फैसले डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे कंपनी चलता है। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन प्राइवेट कंपनी जो रहते हैं ना उसमें रहता है, लेकिन अगेन फिर एम्प्लॉय नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हम फिर किसके लिए है, हम तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम फैसला कब लेंगे, ऐसा प्रॉब्लम आता है। दोनों में प्लस और माइनस है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, तुमने बहुत ज्यादा पगार दिया कंपनी घाटे में चला जाएगा, तुमने बहुत कम पगार दिया कंपनी के एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। तो पगार क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम स्किल के हिसाब से दो। अभी तुम एक मेड को बुलाओगे साफ सफाई के लिए, उसको 100 रुपए दोगे, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे 200 रुपए दोगे, प्लम्बर को बुलाओगे 300 रुपए दोगे, कारपेंटर को बुलाओगे 500 रुपए दोगे, डायमंड कारीगर 1000 रुपए लेगा। समझ रहे, स्किल जैसे बढ़ रहा है वैसे पेमेंट बढ़ रहा है, तो रेम्यूनरेशन के हिसाब से। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये क्या होता है। अब यहाँ पे ड्राइंग देखो, ये हायरार्की है, डायरेक्टर, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, जूनियर। अब डी, ये सपोजिटली मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। डी को जी से बात करना है तो डी सी से परमिशन लेगा, सी बी से, ए से, ये टाइम लगेगा। उसके बजाय डी डायरेक्टली जी से बात करे, ये लाइन को गैंग प्लैंक बोलते हैं। मतलब कि टॉप टू लोअर लेवल होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है वो पता चलता है। आया समझ में। सो टॉप लेवल सीईओ रहेगा, फिर डाउन द लाइन मैनेजर्स होंगे। लेकिन एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट का आराम से कम्युनिकेट करते होना चाहिए, नहीं हुआ तो गड़बड़ी होता है। कम्युनिकेशन इजीली होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर एक चीज सही जगह पे होना चाहिए और हर एक जगह के लिए सही चीज होनी चाहिए। तुम देखो घर पे तुम्हारा वार्डरोब ले लो या तुम्हारा बुक रखने का शेल्फ, तुम्हारे तो कपड़े इधर होंगे, बुक्स इधर होंगे। यदि तुमने सब, और मेरा अनुभव है कि तुमने सब ठीक से रखा तो माइंड भी क्लियर रहता है, वरना माइंड भी कंफ्यूज रहता है। तुम देखो बुक्स को ठीक से रखा तो तुमको पता है कौन से बुक्स का, और यदि सब बोलते हैं ना खिचड़ी है तो कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कंपनी क्या करती है, जरूरी चीजें को सामने रखती है, अनइम्पोर्टेंट चीजें को पीछे रखती है। लॉजिक समझ में आ रहा है। इसलिए मेन मैनेजर का कैबिन, कोई भी बड़े कंपनी में मैनेजर शोरूम का कैबिन नीचे नहीं होगा, उसका कैबिन हमेशा ऊपर होगा। नहीं तो कोई भी कस्टमर आके कैबिन में घुस जाएगा ना, मालिक बोलेगा एम्प्लॉइज किस लिए, तो मालिक का कैबिन ऊपर होगा, क्योंकि पहले एम्प्लॉइज डील करो, नहीं हुआ तो फिर मालिक के पास जाओ। तुम देखना मालिक का कैबिन कभी सामने नहीं होगा। तो ऑर्डर की बात है, सही जगह पे रखो हर चीज। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अभी कैसे होता है, एक मैनेजर ले लो, एक एग्जीक्यूटिव ले लो, सबको सरीका ट्रीट करो। आज से कितने साल पहले, 25 साल पहले मैं कंपनी में, मेरा समर ट्रेनिंग था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। अच्छा, हम लोग अकाउंट्स में, एमबीए फाइनेंस में 2 महीना करना पड़ता है। तो जब मैंने किया था समर ट्रेनिंग, ऑफिसर्स का खाना जहां पे हम जाते थे वो अलग, वर्कर्स को बाकड़े दिए थे खाने के लिए। मैं वही सोचता था यार, इधर मस्त गोल अच्छा खाना, वर्कर्स को ऐसे क्यों। हो गया मेरा, मैं चला गया। 1 या 2 साल बाद वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, बोला कि हम इंसान नहीं है क्या, आज खाना सब कुछ सरीखा कर दिया। बराबर है ना। तुम ऑफिसर्स को अच्छा खाना और वर्कर्स को खराब करना, इक्विटी मतलब सबको सरीका ट्रीट करो। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, मतलब अब देखो एक एम्प्लॉय आ रहा है, उसको बार बार बोला जा रहा है तुझे कभी भी निकाला जाएगा। अभी टेस्ला में देख लो,
टेस्ला के टॉप बॉसेस को आउट कर दिया, गूगल आउट कर रहे, एम्प्लॉय ने लोन लिया है, घर का ईएमआई, कार का ईएमआई सब चल रहा है, तो उनको जॉब से हटा दिया। कि एक कंपनी नासिक में आई थिंक कौन सी थी, एम्प्लॉय को बोला तेरे को जॉब गया, उसको उधर के उधर कंपनी के अंदर हार्ट अटैक आया। तो आजकल क्या करते हैं, तो निकाल रहे रहते ना, उसको प्रेम से बुलाते हैं, उसको कार से घर छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर मरा तो एक्स्ट्रा वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट भी लागू होता है, तुमको अलग से पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो कंपनी बाकायदा उसको घर छोड़ के आती है। या नया टेक्निक, गेट के बाहर ही अंदर ही लेती नहीं भाई, बाय बाय, वो भी एक तरीका है। अमेरिका में तो बहुत आसान है, 3 महीने का पगार आउट। इंडिया में आसान नहीं, इंडिया में कायदे इसलिए आसानी से हटा नहीं सकते। तो यदि एक एम्प्लॉय, अच्छा जापान क्यों आगे, क्योंकि वो लोग लॉस में जाएंगे पर एम्प्लॉय को निकालेंगे, उसका एम्प्लॉय जिंदगी भर एक ही कंपनी में जॉब करेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं जॉब, और कंपनी लॉस में जाएगी तो भी बोलेगी हम साथ में मरेंगे नहीं तो साथ में जिएंगे, ऐसा उनका एटीट्यूड। इसलिए जापान आगे सब कुछ रोबोट्स है। वहां पे बर्गर चाहिए तो भी तुम एटीएम में बटन डालो ये निकलेगा। अपने इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं, एटीएम के एटीएम लोग चोरी करके लेके जाएंगे, अपने इंडिया में ये सब नहीं टिकता है। हाँ, तो इंडिया में हर चीज के लिए वहाँ पेटीएम है, बटन डालो ये निकलेगा, ठीक है। दुबई में ये कॉइन डालो या जो भी डॉलर्स या दिरहम डालो, तुमको गोल्ड कॉइन्स मिलेगा। इधर पॉसिबल नहीं है, एटीएम में गायब हो जाएगा। बाकायदा वो ट्रैक्टर है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बड़े हाथ रहते हैं उसके, जेसीबी से लोग एटीएम तोड़ते हैं। इंडिया में ऐसे भी न्यूज सुनने को आए हैं। सो इंडिया में कुछ भी हो सकता है इसलिए कम से कम 20 लाख के ऊपर एटलीस्ट, ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अभी जैसे बोलते हैं ना, मैंने ऐसे देखा है, हर बार पापा फैसले लेते हैं हर चीज में, तो बच्चा गधा निकलता है फैसला लेने में सक्षम। हाँ, तो बेटा डिसीजन ही नहीं ले पाता, हर चीज फादर ही लेंगे, रे यही सही है, साइंस ले यही जीवन जी। लेकिन तू फैसला ले क्या करना है, गाइडेंस दे सकते हैं, बट डिसीजन यदि, तो फिर कंपनी में हर चीज मैनेजर ले। अभी दिल्ली में क्या हुआ, सब केजरीवाल सीएम में रिजाइन करेगा तो कौन जेल गया, बट सीएम अभी भी वो है। अच्छा, उसने छोड़ दिया तो कौन, किसका ब्रांड है जो संभालने में सक्षम हो, ऐसा कोई भी नहीं है। अभी बीजेपी में ले लो, यदि सपोजिटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं रहे तो भंडार है उधर, तो एक एक लोग है। कांग्रेस में भी एक उनका एक लिस्ट, लेकिन लिमिटेड है। सो एक चला गया तो लाइन से योगी उधर बैठे हुए यूपी में, इधर अमित शाह है, कितने सारे लोग हैं जो संभालने में सक्षम माने जाते हैं। सो इनिशिएटिव, अब रिजल्ट भी आएगा देखते। इनिशिएटिव मतलब तुमने डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, कश्मीर में मिलिट्री रहती है, इधर जो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना, आज से 25 साल पहले पाकिस्तान ने फायर किया ना, वहां से परमिशन लेते थे दिल्ली कि भाई क्या करना है, जवाब देना है। अभी की गवर्नमेंट में परमिशन नहीं लेने का, उसने 50 मारो ना तू 100 मार, पूछने का नहीं, तुरंत, और तेरी इच्छा है मारने की ऐसे मार। अभी का गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है और चाहिए भी उधर। पहले परमिशन दिल्ली वाले बोलते थे ठीक है रिप्लाई करो, 2 दिन 3 दिन बाद रिप्लाई आता है, अभी 2 मिनट के अंदर रिप्लाई करते हैं। तो सामने वाले गोलीबारी नहीं करते, उनको पता है इंडिया छोड़ेंगे नहीं। इनिशिएटिव की वजह से अपना आर्मी मजबूत हो गया है। और लास्ट में स्पिरिट डी कॉप्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शांति का माहौल होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, थ्राइव करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? ये 14 पॉइंट्स है, 5 भी आ सकते हैं लिखने को, 4 भी आ सकते हैं, 14 के 14 भी आ सकते हैं। अब तुम बिना देखे ये 14 पॉइंट्स लिख के निकालो।